हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि इसमें 4 आर्टिकल्स थे और वो 4 आर्टिकल्स इंडियन टेरिटरी के बारे में जो प्रोविजन थे उसके बारे में बताए हुए थे। उसके आगे हम देखते हैं कि जैसे अगर हम आज की डेट में देखें तो इंडिया के अंदर या इंडियन टेरिटरी के अंदर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। लेकिन इनका ऐसा नहीं था कि देश के आज़ाद होते ही हमारे देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए थे। इनका धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। तो इस इवोल्यूशन को हम ब्रीफली थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें पता है कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ 1947, तो उस टाइम जो इंडिया की टेरिटरी थी पार्टीशन के बाद, एक तो प्रिंसली स्टेट की टेरिटरी थी, उसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो प्रोविंसेस थे वो इंडिया को विरासत में मिले थे। अब जब प्रिंसली स्टेट थे तो ये छोटे छोटे बहुत ही ढेर काफ़ी स्टेट थे, ढेर सारे स्टेट थे और इनकी संख्या लगभग 552 थी। तो उस टाइम जो हमारे देश के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनके प्रयासों के द्वारा जो 549 पिछले स्टेट थे, उन्होंने इन्हें कन्विंस कर लिया कि ये इंडिया के साथ आ जाएं और ये टाइम के साथ इवेंचुअली इंडिया के साथ आ गए। लेकिन जो 3 प्रिंसली स्टेट और बचते हैं, जिनमें एक हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर होता है, वो इंडिया के साथ आने के लिए मतलब फर्स्ट स्टांस पे रेडी नहीं होते हैं। हैदराबाद का अगर जो हम देखें तो वहाँ पर एक ऑपरेशन पोलो किया जाता है, पुलिस एक्शन वहाँ पर की जाती है और उसके बाद हैदराबाद इंडिया के साथ सब्ज्यूम हो जाता है। जूनागढ़ के जो नवाब थे उनका वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हस्तक्षेप करते हैं और उसके बाद एक रेफरेंडम के द्वारा जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया जाता है। और जब कश्मीर की बात आती है तो वहाँ के उस टाइम जो राजा हरिश्चंद्र होते हैं, सॉरी, राजा हरि सिंह, तो वहाँ पर ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि पाकिस्तान कश्मीर पे अटैक कर देता है। तो उस टाइम ये इंडिया की हेल्प मांगते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को का रेस्पेक्ट नहीं कर रहा और आप हमारी हेल्प करिए। तो इंडिया का ये स्टैंड रहता है कि भाई अब जैसे आप अगर इंडिया के साथ नहीं है तो आप एक एलियन टेरिटरी हैं, तो वहाँ पर इंडिया की अपनी आर्मी भेजना एक इंटरनेशनल लॉ के थोड़ा अगेंस्ट आ रहा था। तो इंडिया उन्हें ऑफर करता है कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करिए, तो हम अपनी आर्मी को आपके भेजेंगे और आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा करेंगे। तो यहाँ पर कश्मीर भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके भारत के साथ आ जाता है। तो ऐसे जो सारे 552 पिछले स्टेट होते हैं वो इंडिया के साथ आ जाते हैं। फिर जब ये सारे आ जाते हैं तो अब इनको रीऑर्गेनाइज करना होता है। तो यहाँ पर रीऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ कमीशन और कमेटी की स्थापना की जाती है। अगर हम फर्स्ट कमेटी को देखें तो ये सबसे पहला जो कमेटी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए स्थापित किया जाता है, फर्स्ट कमीशन, वो धर कमीशन होता है। और अच्छा, उस टाइम ये भी था कि कुछ स्टेट थे वो लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की डिमांड कर रहे थे। तो इस कमीशन का काम यही था कि वो ये देख रहे थे कि आखिर स्टेट को रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया जाए या फिर और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सब चीज़ों को और सब फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाए। तो धर कमीशन जब इनकी रिपोर्ट आती है दिसंबर 1948 में, ये लिंग्विस्टिक बेसिस की डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ही एक बेस हो सकता है जिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। लेकिन लोगों के अंदर लिंग्विस्टिक डिमांड बढ़ रही थी कि लिंग्विस्टिक बेस पे ही स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो फिर एक दूसरी कमेटी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है दिसंबर में ही, 1948 में ही, और उस कमेटी का नाम होता है जेवीपी कमेटी, जिसके मेंबर होते हैं एक तो उस टाइम के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, फिर होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल और तीसरा पट्टाभी सीतारमैया जी। इस कमेटी की रिपोर्ट अप्रैल 1949 में आती है और ये कमेटी भी लैंग्वेज बेसिस को लिया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही होती है और लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा आंदोलन लोग इतने ज़्यादा आंदोलन करना शुरू कर देते हैं कि धीरे आते आते जब अक्टूबर 1953 का टाइम आता है तो वहाँ पर एक आंध्र प्रदेश के व्यक्ति होते हैं, पुट्टी श्रीरामुलु।
ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं और 56 दिनों तक ये हंगर स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और इस डेथ के बाद तो मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आंदोलन हो जाता है और वायलेंस भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रेशर में आके जो सबसे पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट होता है आंध्र प्रदेश को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए कि पहला लिंग्विस्टिक बेस पे पहला स्टेट कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश रहता है। और इसको आंध्र प्रदेश को इस्टेब्लिश करने के बाद गवर्नमेंट तुरंत एक दूसरे कमीशन की स्थापना करती है जिसका नाम फजल अली कमीशन होता है। फजल अली कमीशन में फजल अली जी इस कमीशन के चेयरमैन होते हैं। इसके साथ के एम पनिकर और एच एन कुंजरू जी भी इस कमीशन के मेंबर होते हैं। तो दिसंबर 1953 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है और सितंबर 1955 में इसकी रिपोर्ट आती है। तो फजल अली कमीशन जो पूरी तरीके से जब इसको रिसर्च करता है या फिर इसके थ्रू जाता है कि क्या हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रिऑर्गेनाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर ये पाते हैं कि हम 4 मेजर फैक्टर को कंसिडर कर सकते हैं स्टेट को रिऑर्गेनाइज करने के लिए। पहला, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, मतलब देश की अखंडता और सुरक्षा को एक तो फैक्टर ये रखना ही पड़ेगा। दूसरा फैक्टर कहते हैं कि लिंग्विस्टिक और कल्चर होमोजेनिटी। तो यहाँ पर भी केवल इन्होंने लिंग्विस्टिक बेस को ही नहीं माना, इन्होंने कहा कि साथ में कल्चर होमोजेनिटी भी एक फैक्टर वहाँ पर बना रहेगा। फिर तीसरा इन्होंने एक फैक्टर माना कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को भी एक फैक्टर के रूप में लिया। और चौथा था प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज नेशन एज ए होल। तो यहाँ पर ये 4 फैक्टर ये देते हैं कि इन 4 फैक्टर के आधार पर हम स्टेट को रिऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसके साथ इन्होंने ये रिकमेंड भी करते हैं कि इस बेस पे हम 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस कमीशन के आधार पे ही गवर्नमेंट 1956 में ही स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास करता है और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ये पास करता है। और इसके आधार पर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी की स्थापना कर दी जाती है। अच्छा, इसके पहले क्या था? इसके पहले 1950 में ही स्टेट को एडहॉक तरीके पे ही 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया था। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है। 1950 में एक टेम्प्रोरी बेसिस पे 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में कुछ स्टेट थे। पार्ट ए में 9 स्टेट थे, पार्ट बी में भी 9 स्टेट थे, पार्ट सी में 10 स्टेट थे और मोस्टली जो पिछले स्टेट थे उन्हीं के एरिया को ही रिऑर्गेनाइज करके पार्ट सी में रखा गया था। और पार्ट डी में केवल एक ही स्टेट था, वो अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड थे उनको पार्ट डी में रखा गया था। तो जब 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया जाता है तो इस 4 फोल्ड जो क्लासिफिकेशन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ पर ये 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखें, उस टाइम तो 14 स्टेट थे, पर धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ ऐसी टेरिटरी थी जहाँ पर लिंग्विस्टिक बेस पे कई ग्रुप एक साथ थे। जैसे कि अगर महाराष्ट्र में करें तो गुजरात के लोग भी सौराष्ट्र के और विदर्भा और महाराष्ट्र का जो एरिया था वो साथ में एक स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश किया था। लेकिन टाइम आते आते इनके अंदर भी अपने कल्चर और लैंग्वेज को लेकर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी की भावना आती है और 1960 में यहाँ भी डिमांड बढ़ जाती है। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को सेपरेट कर दिया जाता है और एक तरीके से कहा जाए तो गुजरात एक 15 स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश होता है। उसी टाइम हमें पता है कि जब दादर और नागर हवेली पे पोर्तुगीज़ का वहाँ पर शासन चल रहा था, तो 1954 में इसे लिबरेट कर दिया जाता है और उस टाइम 1961 में आते आते 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया जाता है। ऐसे ही गोवा, दमन, दीव को भी 1962 में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया जाता है और ये भी 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कर दिया जाता है। और इसमें से जो गोवा होता है बाद में चल के हम देखेंगे कि 1987 आते आते इसे फुल स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया जाता है। पुडुचेरी में फ्रांसीसियों का रूल चल रहा होता है, उनके अंदर ये पुडुचेरी रहता है और ये टाइम आते जब इन्हें लगता है कि अब यहाँ पर बहुत दिन तक शासन नहीं किया सकता तो ये भी इंडिया को 1954 में हैंड ओवर कर देते हैं और ये पुडुचेरी से चले जाते हैं। और 1962 में पुडुचेरी को भी 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया जाता है। ऐसे ही 1963 में अगर हम नागालैंड की बात करें, इसे भी आसाम से सेपरेट करके
16 स्टेट का स्टेटस दिया जाता है। इसके बाद अगर हम पंजाब का एरिया देखें तो पंजाब का एरिया पहले पूरा एक स्टेट था जिसके अंदर हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश भी आता था। तो 1966 में क्या होता है कि पंजाब में जो पंजाबी भाई होते हैं, स्पेशली सिख भाई, उन्हें सिख जो लैंग्वेज होती है, पंजाबी लैंग्वेज स्पेशली, उसके लिए इनसिक्योरिटी होती है और ये मतलब सेपरेट होना चाहते थे कि जो हरियाणा में कह सकते हैं हिंदी भाषी लोग थे उनसे अलग होना चाहते थे। तो यहाँ पर 1966 में शाह कमीशन द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया था जिससे हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर दिया जाता है। तो पंजाब तो 17 स्टेट, जो पंजाब से अलग होकर हरियाणा 17 स्टेट बन जाता है और हिमाचल प्रदेश को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, लेकिन 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी स्टेट का स्टेटस दे दिया जाता है और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी के रूप में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। फिर आगे 1971 आते आते मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों को 19, 20 और 21 स्टेट के रूप में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। तो इस टाइम देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के रीजन में बहुत ज़्यादा स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट हो रहा होता है। पहले हमने देखा था कि नागालैंड को 1963 में 16 स्टेट का स्टेटस मिला था और 1971 आते थे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों स्टेट को स्टेटहुड का स्टेटस मिल जाता है। और ऐसे ही सिक्किम पहले इंडिया के अंदर क्या होता है, ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट के रूप में इंडिया के साथ अलाइन होते हैं। इसमें ये होता है कि जो इंटरनल सारे प्रोविजन होते हैं वो सिक्किम के जो चोग्याल राजा होते हैं उनके द्वारा ही मैनेज किया जाता है। केवल डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स के जो चीज़ें होती हैं वो इंडिया द्वारा टैकल की जाती हैं। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा एसोसिएशन की डिमांड होने लगती है और 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम को पहले एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया जाता है। फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1975 में 22nd स्टेट के रूप में सिक्किम को एक स्टेटस दे दिया जाता है, स्टेट का स्टेटस दे दिया जाता है। 1987 आते थे नॉर्थ ईस्ट में और डेवलपमेंट होता है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी 23rd और 24th स्टेट के रूप में स्टेटस दिया जाता है और गोवा को भी, जैसे हमने पिछले थोड़ी देर पहले बात की थी कि गोवा को भी 25th स्टेट के रूप में स्टेटस दे दिया जाता है। इसके आगे काफ़ी सालों तक स्टेट में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होते हैं, लेकिन जब हम 2000 आएंगे देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 नए स्टेट बनते हैं और ये 26, 27 और 28 रेस्पेक्टली स्टेट के रूप में उभर के आते हैं। और अभी रिसेंटली हुआ है 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके 29th स्टेट के रूप में स्टेटस दिया जाता है। 2019 में जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट के रूप में था और इसमें लद्दाख का रीजन भी इंक्लूडेड था। तो यहाँ पर इन दोनों रीजन को अलग करके यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया जाता है और इस डेवलपमेंट के बाद ही जो नंबर ऑफ स्टेट्स रहते हैं इंडिया में उनकी संख्या 28 हो जाती है। और उसके साथ जब हम आगे देखेंगे जो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये अलग 2 यूनियन टेरिटरी होती हैं, इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो आज की डेट में टोटल नंबर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उनकी संख्या 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के रूप में आज की डेट तक इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। इसके आगे हम लोग सेकेंड पार्ट को अगले वीडियो में देखेंगे और इसके पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर भी कुछ वीडियो बनाए, अगर आप नए हैं तो वहाँ पर भी जाके उससे ब्रीफली में वहाँ पर भी आप उसे चेक कर सकते हैं। इसके पहले पार्ट 1 तो मैंने बनाया हुआ, उसे भी ब्रीफ में आप देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।